कनेक्शन क्या होता है, इतना नहीं। आप सिंपल और अगली बार करोगे तो और कम रहेगा। ठीक, फिर हम सीधा बोलेंगे एक डाटा एंट्री स्क्रीन और एक डाटाबेस का कनेक्शन, बस दो ही चीजें चाहिए मेन। तो ठीक, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही आपको आंसर का मीनिंग पता चल जाता है। लर्निंग तो हम लोग लिख रहे थे सेव का कोड, यहां पे थे, और ये देखो पेज लोड में कनेक्शन ओपन किया, ठीक है जी। और ये था, अब इसमें सारा कोड पुराना था, सिर्फ ये दो लाइन आपको चेंज की। कमांड टेक्स्ट जहां इनलाइन क्वेरी थी वहां क्या लिखा, स्टोर प्रोसीजर, और एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होती कमांड टाइप। कमांड टाइप क्या आएगा आपका, स्टोर प्रोसीजर, नहीं तो कमांड टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट। क्या होता है, टेक्स्ट। कोई कौन पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, ये वैल्यू ऐड कर दी, और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और cmd डॉट इसको। अब सेव होने के बाद क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी। तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। एक यही कॉपी कर, पता ना ऐसे कॉपी पेस्ट चलता है। क्या किया मैंने, ऐसा नहीं कि थोड़ी सेलेक्ट करना, एक आप उस लाइन के सामने कहीं से आगे या पीछे कर्सर रख दो और कंट्रोल सी, पूरी लाइन कॉपी हो जाती है। ठीक, और फिर पेस्ट कर लो जितनी मर्जी बार पेस्ट। ठीक, अब यहां पे क्या आएगा, आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस याद रखो आपने एक एक लाइन लिखनी है। ठीक, आपने तो पूरे कोर्स में नहीं कॉपी पेस्ट करना। ठीक, तो चारों टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी कर दिए, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोर। बस अब हमें पता वैसे कि क्लियर वाला कोड है, मैं नहीं बनाना मेथड। कोड को हमेशा बच्चे लिखो ऑन डिमांड, तब आपको पता चलता है कि आपको पूरा फ्लो पता है कि नहीं। ठीक, जैसे जैसे आपका माइंड बोलता वैसे वैसे कोड लिख, इसका मतलब हमें समझ आ गया। तो ये क्लियर का कोड अभी हमने लिख दिया। तो ये कोड था आपका सिंपल सेव का, सेम कोड था। अब आप इसको रन करो, याद रखना नेक्स्ट वीक से मंडे से शुरू करना हमने एमबीसी टॉपिक एक, और काफी डिमांड में मैंने बताया था, हर लैंग्वेज के अंदर है, इसलिए एक महीना फिर हम पूरा एमबीसी पे काम करेंगे। लॉजिक अब हम लोग मान लो एक और रिकॉर्ड। ठीक, ये नेम, एड्रेस और सैलरी, सेव बटन पे क्लिक करो और ये सेव हो गया। डिफरेंस क्या आपका बोलो, ये काम हम लोग स्टोर प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर के साथ। तो ये सेव हो। ठीक, अब आप डिस्प्ले पे क्लिक करो, इस पे क्लिक किया, डिस्प्ले। ठीक, फिर डाटा डिस्प्ले करना है, सेव तो हो रहा है, बस फर्क कितना, पहले यही काम इनलाइन क्वेरी से था, अब यही काम जावा स्टोर प्रोसीजर के साथ। ठीक, अब उसके बाद आपने डिस्प्ले, तो डिस्प्ले किसमें करवाना बताया था, टूल बॉक्स में जाओ, स्टैंडर्ड कैटेगरी में कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स। ठीक,
और ये जो लिस्ट बॉक्स है ये आपने डेटा डिस्प्ले के लिए यूज करना है। ऐसा और भी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। बस फर्क क्या है सब में? डिजाइन। तो अब यहां पे डिस्प्ले बटन पे क्लिक करो। एक डिस्प्ले बटन पे क्लिक किया, और यहां पे वही एसक्यूएल कमांड cmd is equal to new SQL कमांड, फिर वही cmd डॉट कमांड टैग्स, और यहां पे स्टोर प्रोसीजर का नाम डिस्पैच। ये डिस्पैच हमने कल बनाया था, इसमें सिर्फ कितना लिखा हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एंड, यही लिखा हुआ। अब cmd डॉट, बात वही है, कमांड टाइप, और ये देखो कमांड टाइप क्या आपकी एक इनमरेशन है, ये देखो डॉट, वही ऑप्शन आ गई, तो यहां चूज कर लिया स्टोर प्रोसीजर। कमांड टाइप डॉट cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक, और ये देखो कमांड टाइप बताया था एसक्यूएल, इनम्बरेशन है सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस। अब उसके बाद क्या लिखना है, cmd डॉट कनेक्शन, कहां पे ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। अब हमें पता डिस्प्ले में क्या लिखा था, सिलेक्ट ही है, तो मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर, बताया हुआ कि एसक्यूएल डेटा रीडर जो है, ठीक, ये डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। ये रीड ओनली होता है, ये फॉरवर्ड ओनली होता है, जिससे डाटाबेस से डाटा एक्सेस करने की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। क्या होती है? बेटर। ठीक, तो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा डाटाबेस में, उसका जो रिजल्ट आएगा, अब उस रिजल्ट का जो रेफरेंस है वो कहां आएगा, डाटा रीडर में। रेफरेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी स्टैक में, और स्टैक में क्या आएगा आपका, रेफरेंस। फिर इंप्रूव करो। ठीक, अब इस डाटा रीडर का डेटा मैंने डिस्प्ले कहां करना है, लिस्ट बॉक्स में सारा। तो लिस्ट बॉक्स में हम दो ही कॉलम का डाटा ले सकते हैं, डाटा टेक्स्ट फील्ड प्लस लिस्ट बॉक्स वन डॉट डाटा वैल्यू फील्ड, उसमें उस कॉलम का नाम जिसका डाटा डिस्प्ले नहीं कर, तो डाटा वैल्यू फील्ड में हमने दे दिया एम्प नंबर। अब क्यों नहीं डिस्प्ले करते, इंटरनली यूज होते हैं, डिलीट करेंगे तो वेयर में एम्प नंबर, अपडेट करेंगे तो वेयर में एम्प नंबर, फाइंड करेंगे तो वेयर में एम्प नंबर, क्योंकि इसको क्या बनाया हुआ, प्राइमरी। और वैसे भी याद रखना, जो आईडी ये कॉलम जो होते हैं इंटरनली यूज करने के लिए होते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले के लिए नहीं होते। नेक्स्ट, डाटा कहां से आएगा,
डेटा सोर्स आएगा। और डेटा बाइंड होता आपका डेटा फिल करने के लिए। डेटा सोर्स कहां से डेटा आएगा, बट डेटा आता नहीं है। आता कब है, जब डेटा बाइंड मेथड को कॉल कर, और उसके बाद डाटा रीडर को क्या कर दो, क्लोज, और कमांड को क्या कर दो, डिस्पोज। अब ये सेम कोड आपके पास लिखा हो, आप बताना मेरे को, अगर मैं यहां पे एक लाइन ये लिख लूं, क्या रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं? किसको लगता पड़ेगा? इसको लगता है नहीं पड़ेगा। कहते प्रैक्टिस करके कितनी आए, क्यों कहते हैं 3 बार करो 4 बार, लिखना थोड़ी है। अब आपको बताया हुआ कि डाटा रीडर फॉरवर्ड ओनली, यस। अब उस चीज को पहले समझो, फॉरवर्ड ओनली का मतलब इंग्लिश नहीं समझनी, एक्चुअल में उसकी वर्किंग क्या है। टीआर डॉट रीड क्या करेगा, पहली रो को रीड कर लेगा, उसके बाद बाकी जितनी रो बच गई वो आपकी लिस्ट बॉक्स के साथ बाइंड हो जाएंगी। यानी ये कोड क्या करेगा, पहली रो को स्किप कर देगा, बाकी रो का डाटा दिखा देगा। क्योंकि पहली रो जब रीड कर ली तो ऑटोमेटिकली वो कहां से शुरू करेगा, सेकंड से करेगा। यही तो फॉरवर्ड ओनली है। एक बार जो पढ़ लिया दोबारा से उस पर नहीं जा सकते, तो इस केस में एरर कोई नहीं आएगी। पहली रो को स्किप कर देगा, मान लो पहली रो में नाम है अमित, अमित को स्किप करके बाकी दिखा दे। एक समझना है, कोड लिखने की जोर नहीं देना। एक समझ आ गया होगा, अंग्रेजी के मीनिंग कुछ और होते हैं, हिंदी के मीनिंग प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा पूरा समझना होता है। एक थ्योरी अलग है, डिग्री समझा दिया, काम तो बाद में करना ही पड़ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर 2 बार दिया डॉट रीड लिखोगे ना यहाँ पे, तो 2 रो स्किप कर देगा, तीसरी से शुरू करेगा। यही तो फॉरवर्ड ओनली है। अब आप लोग रन करो। अब मैं चाहता हूं जैसे ये पेज लोड इवेंट फायर हो, अगर मेरे पास टेबल में डाटा है तो वो डेटा जो है लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। वो डेटा लिस्ट बॉक्स में अभी नहीं हो रहा है, अभी कब डिस्प्ले होगा, जब मैं डिस्प्ले बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो डिस्प्ले वाला कोड है वो मैं पेज लोड में भी लिख दूंगा। कहां पे, पेज लोड में। तो डिस्प्ले का कोड पेज लोड पे भी चाहिए, तो क्या बनाओगे इसका, मेथड सेलेक्ट कर लिया इसको, एडिट, रिफैक्टर, स्ट्रैक मेथड, सेम चीज, और यहां पे क्या नेम दोगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले ठीक। तो अब यहां पे मैंने पहले चेक किया, पढ़ाया था पेज डॉट इज
कि जब पेज फर्स्ट टाइम सर्वर से आए तो किसको कॉल करे? डिस्प्ले। नहीं होना चाहिए। अगर ये बार बार कॉल होगा तो परफॉर्मेंस स्लो होगी, हो सकता है कोई लॉजिक भी फेल हो हमारा। ठीक, अब आप रन करोगे, जैसे देखो आगे अपने आप अगर डेटा है तो आ जाएगा। अब एक काम आपने करना है, अगर हम यहां इस पोस्टपैक का चेक ना लगाएं, सीधा लिख दें, क्या कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ये अभी नहीं बताना, ये नेक्स्ट लेक्चर तक आपने समझना। अगर कोई प्रॉब्लम है और ये लिखने से प्रॉब्लम हट गई, फिर आपको समझ आएगा कि इस पोस्टपैक हमने क्यों भरा था। एक पहले हटाना, फिर डिस्प्ले देखना क्या काम करता है, कहां प्रॉब्लम आती है, और उसे कॉल कर लिया पेज लोड। अब यही डिस्प्ले का कोड जो है आप कॉल कर लो सेव बटन पे। कहां पे? सेव। कैसे कॉल करोगे? यही है insam, और यहां पे किसको कॉल कर लो? बताइए क्यों किया? ताकि सेव होने के बाद लिस्ट बॉक्स भी रिफ्रेश हो जानी चाहिए। क्योंकि पेज लोड का कोड तो एक बार ही चलेगा। इस पोस्टपैक फॉल्स कर दिया, ये तो पिछले में भी किया, उसकी डिटेल टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। जिस नेम पे क्लिक करें, अब कहानी पता है, इसे कहते हैं फाइंड का कोड। ये कोड कहां लिखना है? लिस्ट बॉक्स। ठीक, तो यहां पे गए, ये लिस्ट बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स के क्लिक में चाहिए तो डबल क्लिक किया, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। अब इस बार वीकेंड आ गया, यस तो आपको ना सिर्फ मंडे को आओ, फिर जो नया पढ़ेंगे हम उस पे अपना टाइम लगाएं। छुट्टी नहीं माननी, प्रैक्टिस करनी है, इसलिए रखा होता मैंने। तो सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज क्या लिखेंगे? देखो ये सब पहले पढ़ा हो, अब हम उसी स्पीड से कर रहे हैं, ये हमें आता है। cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, cmd डॉट कमांड टैग्स, क्या नेम होगा? फाइंड एंड। उसके बाद cmd डॉट कमांड टाइप, और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन। cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन। और हमें पता है जो फाइंड एप स्टोर प्रोसीजर है उसमें एक पैरामीटर है, देख लेने हमने बनाई, उसमें लिखा हुआ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम pvm वेयर m नंबर। कैसे लिखोगे? cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू एट द रेट enum और selected value। सेलेक्टेड वैल्यू क्या करता है? जिस नेम पे क्लिक करोगे वो उसका एम्प नंबर उठाएगा, और डाटा वैल्यू फील्ड में क्या दिया हुआ? एम्प नंबर। तो लिस्ट बॉक्स से डाटा वैल्यू फील्ड का डाटा उठाना हो तो क्या लिखते हैं? सेलेक्टेड वैल्यू। हम नेम पे क्लिक करेंगे, बट हमें नेम नहीं चाहिए, उसका एम्प नंबर।
तो सिलेक्टेड वैल्यू से एम्प नंबर आएगा, क्योंकि डिस्प्ले वाले कोड में नजर मारो, डाटा वैल्यू फील्ड में क्या है, एम्प नंबर। कौन सा, जिसको आप सिलेक्ट करोगे, दैट्स वाई सिलेक्टेड वैल्यू। बस अब है तो इसमें भी सिलेक्ट क्वेरी, अगेन cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। हमें पता है एक ही रो आएगी, एम्प नंबर प्राइमरी की है, एक ही एम्प्लॉय के पे क्लिक करेंगे तो डाटा रीडर में सिंगल रो आएगी। हम चेक कर रहे हैं कि रो है भी कि नहीं। अगर ये रो है कि नहीं, टिया डॉट हैज रोज, चेक किया डाटा रीडर में रो है कि नहीं। अगर ये रो है तो इफ के अंदर जाएगा और दिया डॉट रीड से वो रीड करे। दिया डॉट हैज रोज, चेक किया डाटा रीडर में रो है कि नहीं। अगर है तो दिया डॉट रीड से उस रो को रीड किया। एक ही रो है तो दिया डॉट रीड से उस रो को रीड करेगा। अब उसका डेटा कहां डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट बॉक्स में। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 में आएगा एम्प नंबर, तो tr और 0 में क्या है, हम यहां पे कॉलम का नेम भी दे सकते हैं, हम कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हैं। प्रीवियस में मैंने नेम ही लिखा था, जैसे 0 में एम्प नंबर है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉलम का इंडेक्स। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या आएगा, नेम, 3 में एड्रेस, 4 में सेक्स, और यहां इंडेक्स दे दिया 1, 2 और 3। Serial? Kami na lang. Kailangan ba? एक आप यहां कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे जैसे हमने लिखा था। अब होता क्या, जब टेबल में छोटा सा हो तो हम इंडेक्स पता होते हैं उसमें कॉलम के, तो 0 में नंबर 1 में नेम, 2 में एड्रेस, 3 में सेल। लेकिन टेबल अगर 100 कॉलम हो तो हम इंडेक्स नहीं पता हो, तो उस केस में कॉलम के नेम लिख सकते हैं, बाकी तो वो समझा गया। Hindi. हम नजर पढ़ने में कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है, ब्लड। तो फिर मुझे समझाओ आप लोग। देखो, उसको टू स्ट्रिंग किया, क्यों किया टू स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो स्ट्रिंग, और एम्प नंबर क्या होता, तो दूसरे वाला तो नेम है, यानी एक्चुअल में इस कॉलम का नाम तो यही है ना बच्चे, इसको भी टू स्ट्रिंग लिखा है। मैं पंचू में नेम तो ऑलरेडी क्या होता है, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस अच्छी नहीं। अगर किसी के माइंड में, मैंने तो जान के छोड़ा था कल, डाटा रीडर में कॉलम्स का एरे बनता है, क्या बनता है, कॉलम्स का एरे।
स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाते हैं दैट इज एरे, अंडरस्टूड है। अब आप बताओ, हमने पढ़ा होता है कि एरे स्ट्रिंग का बनेगा, एरे इंटीजर का बनेगा, ऐसे पढ़ा होता है। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग आएगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर आएगा। बट ये कैसे एरे है? जैसे एम्प नंबर इंटीजर है, नेम और एड्रेस क्या होगा? स्ट्रिंग, सैलरी फिर इंटीजर, आगे डेट, टाइम, डबल, डेसिमल, अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। तो याद रखना, जिस एरे के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो, वो ना स्ट्रिंग का एरे होता है ना इंटीजर का, वो होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या था वो? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्शन। एक टर्म अगर हम यूज करें उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉलम्स का एरे है ये, ना स्ट्रिंग का ना इंटीजर का, ये एरे है ऑब्जेक्ट का। अब एक ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है, डेट, टाइम, डबल, डेसिमल। इसलिए एक कॉलम जो है दैट इज आपका क्या बना? एक ऑब्जेक्ट। जितने भी कॉलम है क्या? एक ऑब्जेक्ट। तभी हमें इसे क्या करना पड़ा? टू स्ट्रिंग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग। आप ये देख लो ना, हटा दो, ये देखो एरर देखिए, मैंने थोड़ी दी एरर। फिर आप इससे माउस लेके जाओ, ठीक। और यहां लिखा हुआ है देखो, कैनॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट। तो फिर आपको पता चल जाएगा फिर क्या लिख देना और क्या करना। बस बात समझाई मैंने क्या बताया? एरे था पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो तो वो एरे स्ट्रिंग इंटीजर का नहीं होता, वो किसका एरे होता है? ऑब्जेक्ट का। इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन। ये लॉजिक क्लिक किया, आया नहीं था। को छोड़ के किसी भी कंट्रोल की इवेंट फायर करना है तो उसकी ऑटो गो स्टैक प्रॉपर्टी ट्रू कर दो। कैसे करोगे? नहीं, ये देखो टॉप राइट कॉर्नर में छोटा सा बटन लगा हुआ, ये देखो टास्क, और यहाँ पे इनेबल ऑटो गो स्टैक। एक कोई बात है जो पहले या प्रॉपर्टी विंडो में कर दो या यहां से कर दो। अब ये इवेंट आपका फायर हो। अब आप इसे रन करो। जिस नेम पे क्लिक करोगे अब वो डिटेल कहां जाएगी? अब हम चाहते हैं जैसे अमित है, ये अमित कुमार है, अपडेट के क्लिक में टेबल में अपडेट होना। तो अब आप अपडेट का कोड लिखोगे, अपडेट बटन पे डबल क्लिक किया, फिर पूरी रिपीट एसक्यूएल कमांड। देखो रिवीजन मैं करवा भी देता हूँ साथ साथ में, प्रैक्टिस तो फिर आपको ही करनी है। कई बार तो आपको ही लगेगा आपको पता भी नहीं होगा और आपको समझ आ गया हो कि पूरी प्रैक्टिस होती। अब ये देखो cmd डॉट क्या लिखेंगे कमांड टेक्स्ट में? स्टोर प्रोसीजर जो कल बनाया था यूपीडी है। और उसके बाद नेम, एड्रेस, डेट और को। पिछले पास से आगे बढ़ता है, जेड़ा पार्क नहीं है पीछे, जिस पास से हम लेना देख देना स्कूल के विषय ले रहे हैं, ये आई जी हैं तो सेम जैसे वहां इंसेंट था, यहाँ पे
UPDN, और इसमें आप अपडेट क्वेरी लिखी है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एंड CMD डॉट डिस्पोज, और टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाने चाहिए, एम्प्टी। तो टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी करनी है तो ये कोड ऑलरेडी सेव में लिख चुके हैं, तो हम उसका मेथड बना लेंगे और उसको हम यहां पे कॉल करें। प्रैक्टिस किया करो सैटरडे संडे पूरी, सैटरडे 9 से 4 इंस्टीट्यूट ओपन होता है, आओ प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट वीक आओ, पुरानी प्रैक्टिस बारी होनी चाहिए। बट प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान देना, कोड लिखना नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, मैंने देखा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में बार बार करते हैं, लेकिन उनको जॉब में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक कोड को समझ के नहीं लिखेंगे, फिर अपनी मर्जी का कोड भी उसमें लिख पाएंगे तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मेरा तो लिखा हुआ लिख भी लोगे, समझ भी आ जाए, लेकिन कल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेक करना है, इसलिए हमें कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अब आपको क्लियर का कोड चाहिए तो सेव में जाओ, जहां पे हमने सेव का कोड लिखा हो, ये है, और यहां पे सेलेक्ट करो एडिट रिफैक्टर ट्रैक मेथड, और यहां पे इसका नाम दे दिया, बोलो क्लियर है, और इसी क्लियर रैक को आप लोग कॉल कर, क्लियर रैक कॉल करना है कहां पे, बोलो अपडेट, सब किया हुआ देख कर। अब आप लोग ये था अपडेट का, तो यहाँ पे आपने कॉल कर लेना इसको, किया अमित पे, और यहाँ अमित कुमार, अपडेट किया, अपडेट भी हो गया, खाली भी हो गया, और ये रिफ्रेश। अब लास्ट है, सेलेक्ट किया, डिटेल आ गई, डिलीट के बीच में वो डिलीट होना चाहिए। अब हम कहां कोड लिखेंगे, आप यहां कॉमन हैंडल भी यूज कर सकते हैं, चारों बटन का कोड एक जगह लिखना है। एसक्यूएल कमांड एक CMD डॉट कमांड टैग स्टोर प्रोसीजर का नेम है डेल एन, और CMD डॉट कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, CMD डॉट कनेक्शन फॉर्म, और उसके बाद CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एंड CMD डॉट डिस्पोज, और उसके बाद डेस्प्रेक, और ये भाई तो कोड आगे क्लियर। सर ये वैल्यू लिस्ट बॉक्स से उठा सकते हैं? हाँ जी, ये वैल्यू हाँ, तो लिस्ट बॉक्स से रखी है, एम का नंबर वहां से भी लिख सकते हैं, यहाँ तो ये सिंपल आपका कौन सा कोड है,
देखो सेलेक्ट किया, डिलीट, सेलेक्ट किया और ऐड न्यू आइटम और वेब फॉर्म और यहां पे इसका नेम दे दिया, बोलो लॉगिन, और ये बन गया लॉगिन डॉट ASPX। ये देखो कौन सा पेज है ये, लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन वाला ओपन होना चाहिए, और इस पेज पे राइट क्लिक करके कर दो सेट एज स्टार्ट पेज, ताकि रन करें सबसे पहले लॉगिन पेज ही ओपन होना चाहिए। अब कोई वेब कॉन्फ़िग, कोई कनेक्शन अब लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो यूजर नेम, उसके लिए आपने क्या लगाना है, बोलो टेक्स्ट बॉक्स। पासवर्ड, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। पासवर्ड जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाओ और एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बोर्ड, उसको आपने सेट करना है पासवर्ड। पासवर्ड स्क्रीन पे नजर थोड़ी आता है जब कोई पर्सन लिखता है। तो टेक्स्ट मोड सेट कर दिया पास,